आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो है टीनेज के ऊपर। इसमें हमने जो स्पीकर हैं जो कि सीईओ हैं पेरेंटिंग मैटर्स ऑर्गेनाइजेशन की, उनसे हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये पॉडकास्ट प्लीज़ आप ज़रूर सबसे शेयर करिए जिनके भी टीनेज बच्चे हैं, और ख़ुद भी देखिए। और कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से मेरी जो वॉइस है लास्ट के क्वेश्चंस में वो मिसिंग है, लेकिन हमने उसको टेक्स्ट फॉर्म में डाल दिया है। तो प्लीज़ आप अपने रिव्यूज़ एंड अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए ताकि हम बेहतर से बेहतर पॉडकास्ट बना सकें। थैंक यू सो मच। तो मेरा नाम जैसे कि शुभांगी ने बताया प्रेरणा कालरा है। और मेरे बच्चे अभी अडल्ट्स हैं, लेकिन जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो इतना कन्फ्यूजन था कि क्या करो, किसकी बात सुनो। मम्मी कुछ कहती थी, यहाँ पर मेरी सासू माँ कुछ कहती थी। गूगल उस समय शुरू हो गया था, तो गूगल पे बहुत कुछ आने लगा था। और हर एक बच्चा इतना यूनिक होता है, इतना अलग होता है कि जो एक बच्चे के साथ जो चीज़ काम कर जाए वो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे के साथ काम करे। तो उस समय पर ऐसा हुआ कि मुझे एक ग्रुप मिला जो हर हफ्ते मिलता था, और इस ग्रुप में ज़्यादातर मदर्स थीं। तो हम बैठकर अपनी जो 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 भी तकलीफ़ें या जो हमको ऐसा लगता था कोई चैलेंजिंग चीज़ है उसको डिस्कस करने एक एक टॉपिक ले लेते थे। सब पूरे हफ्ते पढ़कर आते थे कुछ, या बातें करके, या अपने बच्चों के बिहेवियर देखकर वहाँ पर आ जाते थे। और वो डिस्कशन में हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और ऐसा लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा बच्चा ही नहीं है जो मुझे तंग कर रहा है। सब बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसी डेवलपमेंटल चीज़ें होती हैं जो वो एज पर होती हैं। तो इस समझ से मुझे ये मूवमेंट से बड़ी बहुत फ़ायदा हुआ, तो मैंने ये ऑर्गेनाइज़ेशन जॉइन कर लिया जिसका नाम है पेरेंटिंग मैटर्स। और पेरेंटिंग मैटर्स मॉन्टेसरी प्रिंसिपल्स और उससे स्टार्ट हुआ, क्योंकि मॉन्टेसरी जो है उसमें ऐसा है कि स्कूल में आप देखिए बच्चे सब कुछ इतनी ठीक ठाक कर लेते हैं, और वही बच्चे घर आकर इतना उधम मचाते हैं, उन्हें बार बार बोलना पड़ता है कि बस्ता इधर रखो, बोतल उधर रखो। तो ऐसा क्या है जो मॉन्टेसरी स्कूल्स कर रहे हैं जो हम, क्या वो हम घर में कर सकते हैं? इस खोज से जो हमारी फाउंडर हैं, मेरी अभी बहुत अच्छी सहेली हैं, केसांग मेनीज़ और कल्पना सुंदर, इनने जाकर सेंटर फॉर मॉन्टेसरी ट्रेनिंग में ये चर्चा शुरू की, और इस तरीके से पेरेंटिंग मैटर्स का जन्म हुआ। तो तब से लेके अब तक 2004 की ये बात है, और आज हम 2026 में हैं। 22 सालों से पेरेंटिंग मैटर्स लगातार शिशुओं की जैसे क्या डेवलपमेंटल, ब्रेन डेवलपमेंटल इंफॉर्मेशन पेरेंट्स तक पहुंचा रहा है, और पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहा है। हम स्कूल्स के द्वारा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ऐसे ही वन ऑन वन काउंसलिंग भी करते हैं। तो हमारा यही गोल है कि हम हर एक माता पिता को जो सपोर्ट की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो स्किल्स की ज़रूरत है, वो दे पाए। क्या लगता है मैम, जो टीनेजर्स होते हैं जब वो टीनेज एज में आते हैं तो वो एकदम से शेयर करना क्यों बंद कर देते हैं? बहुत सारे माता पिताओं को ये बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो इतनी बार होता है कि हम थक जाते हैं उनकी शेयरिंग से, और हम बोलते हैं कि बस करो, मेरा सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा शांति दे दो। बट जैसे ये टीनेजर हो जाते हैं बच्चे, हम कुछ भी पूछे, वो बस कैसा था स्कूल, ठीक था, कैसा लग रहा है, ओके, एक एक शब्द में जैसे कि आंसर करने लग जाते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर कि इसके पीछे एक बायोलॉजिकल रीजन है। क्या होता है कि जब बच्चे टीनेज अवस्था में चले जाते हैं तो उनके ब्रेन में एक बड़ा सा रीस्ट्रक्चर हो रहा होता है, और वो रीस्ट्रक्चरिंग में देखिए बॉडी में भी चेंजेस हैं, प्यूबर्टी चल रही है, और दिमाग में भी आप बोलेंगे चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि रीवायरिंग हो रही है। तो बहुत कुछ जो चीज़ें हमें बिहेवियर में नज़र आती हैं कि बच्चे फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, माँ-बाप के साथ नहीं रहना चाहते हैं। एक पुशबैक होता है माता-पिता के प्रति। हम वही बच्चे जो हमें
हमेशा बोलते थे मम्मी मम्मी पापा पापा, वो हमें हाँ ना बोलना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि उनकी जो ब्रेन है उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से दे आर पुशिंग द पेरेंट्स। और वो ब्रेन उनको ये बोलता है कि अभी आप बड़े हो गए हो, आपने अपना खुद का सर्कल बनाना है, खुद का वो करना है, अपने फ्रेंड्स की तरफ जाइए। अभी आपको माता पिता से जुदा होना है, अलग होना है। आप देखिए एनिमल किंगडम में भी कोई भी आप शेर देख लीजिए या कोई भी ऐसे एनिमल्स देख लीजिए, पक्षी देख लीजिए, जब बच्चा एक एज पर आ जाता है तो वो माँ बाप को छोड़कर वो खुद के पैक में जाकर उसका वो समुदाय बनाता है। वैसे ही हम इंसानों में भी यही होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी की खोज शुरू करता है और उसके ब्रेन वो कहता है कि तुम अपने माता पिता की एक्सटेंशन नहीं हो, तुम कौन हो उसे खोजो और पता लगाओ। तो इट इज़ प्रिपेयरिंग देम फॉर देयर अडल्टहुड कि जब वो 18 के हो जाएंगे, 21 के हो जाएंगे, उनने इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना है। वो हमेशा माता पिता के साथ मतलब जुड़ के हमारे इंडियन संस्कृति में रहते हैं और उन्हें बाहर जाना है, काम करना है। तो वो जो डेवलपमेंट है वो ये टीनेज हुड 12-13 के साल से ही शुरू हो जाता है। भी ज्यादा सुनने लगते हैं टीनेजर्स और फैमिली को इग्नोर करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है एकदम से? बहुत बार होता है कि जब हमें अपनी कोई खोज करनी हो कि भाई मैं हूँ कौन, तो ऐसा होता है कि हर चीज़ पर प्रश्न उठाया जाता है। क्यों मैं मंदिर क्यों जाऊँ या मैं मस्जिद क्यों जाऊँ, मैं माता पिता के पाँव क्यों छूऊं, लेकिन क्यों मुझे कुर्ता पजामा पहन के ही शादी में क्यों आना है, मैं शॉर्ट्स पहन के क्यों नहीं आ सकता, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, मैं ऐसे बाल क्यों नहीं बना सकती। तो ये सब जो प्रश्न उठते हैं ये हर एक टीनेजर में, कोई बच्चे 12-13 की उम्र में ये सब शुरू कर देते हैं, कोई 15-16 की उम्र में। बट जब तक वो ये उनका तरीका है खोजने का कि मैं हूँ कौन, तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो कनेक्शन फ्रेंड्स के साथ मिलता है, जो ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कौन समझता है यहाँ। माता पिता तो अपनी तरीके से अच्छा ही बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऐसे लगता है कि माता पिता मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमको अपने बच्चों को सेफ रखना है। अगर वो बोलते हैं भाई 10 बजे हम पार्टी में जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं नहीं नहीं बेटा रात को इतनी देर से मत जाओ, वापस कैसे आओगे, कौन साथ में होगा, है ना। लेकिन वो बच्चों को ऐसा लगता है कि जो मैं करना चाहती हूँ मेरे माता पिता उसके विरुद्ध जा रहे हैं, वो मेरे को मतलब ये क्यों रोक टोक है, मुझे जाना है, बाकी सब जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चनिंग एक होती है उससे माइंड डेवलप होता है, देखो डिसीजन मेकिंग डेवलप होती है, एक आइडेंटिटी निखर के आती है। तो जो हमें बिहेवियर लगता है ना कि बुरा बिहेवियर है, वो असल में इट्स अ डेवलपमेंटल नीड फॉर द चाइल्ड। आप देखिए जब हमारा शिशु चलना शुरू हो जाता है, क्या किसी माँ बाप ने पूछा है कि अरे ये बार बार गिर रहा है फिर भी क्यों चलता जा रहा है, बैठ क्यों नहीं जाता। हम कभी अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा मत चलना मत सीखो। तो उसी तरीके से टीनेज का जो ये जो है ना फंक्शन, वो है कि अडल्टहुड के लिए प्रिपरेशन। तो ये सब जो चीजें वो बहुत जरूरी है। टॉपिक्स होते हैं जिन पे वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों लगता है कि वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? पेरेंट्स को स्पेशली ऐसा लगता है वो अपनी बात नहीं रख रहे, वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बदतमीज हो गया है या वो बदतमीज हो गई तो उसके लिए मुझे आपको एक प्रश्न पूछना, ठीक है, दो प्रश्न। एक तो आपको पता है कि जब एक शिशु पैदा होता है उसकी ब्रेन डेवलपमेंट कितनी प्रतिशत हुई होती है, आप सोच सकते हैं है। शायद कितनी। उसकी सराउंडिंग से ही उसकी डेवलपमेंट शुरू होती है, जब वो बाहर हाँ आता तो है। देखिए जब गर्भ में बच्चा होता है ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, लेकिन जब शिशु पैदा होता है तो तकरीबन 25% ही ब्रेन डेवलपमेंट होती है। तो जो ज्यादातर जो 75% ब्रेन डेवलपमेंट है वो जन्म के बाद होती है। और वो किससे होती है, जो माँ बाप के साथ टाइम बिताया जाता है, जैसे माँ बाप उनसे बात करते हैं, जैसे हंसते खेलते हैं, उससे न्यूरल पाथवेज ब्रेन में बनते हैं। और आपको पता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो ब्रेन का वो हिस्सा है जिसमें आप बोलते हैं कि अच्छे निर्णय लेना,
रैशनल थिंकिंग और लॉजिक, रीजनिंग, ये सब जो होता है वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है, और वो ब्रेन का लास्ट हिस्सा है डेवलपमेंट का। वो होता है ना, बच्चों को तो हम बोलते हैं बच्चे ना समझ हैं, उन्हें थोड़ी पता है। तो ये जो है, ये अभी साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ होता है। आपको पता है कितनी एज में जाकर ये ब्रेन डेवलप होता है पूरी तरह? जो हमारी सोचने की क्षमता है, वो कौन से उम्र तक डेवलप होती है? वो होती रहती है, और न्यूरल पाथवेज तो जब तक हम जिंदा हैं तब तक बनते रहेंगे, लेकिन जो एक सोचने की क्षमता होती है, जो अच्छे डिसीजन मेकिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बड़े हो गए तो हम हर निर्णय ठीक से लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विज्ञान ये बताता है कि 25 साल, मिड 20s में 25 से 27 साल जाकर ही ब्रेन का पूरा जो विकास होता है। तो हमारे जो टीनेजर है ना, 14 साल के, 15 साल के, वो लगते हैं बड़े हो गए हैं, बातें भी बड़ी बड़ी करते हैं, और आजकल आप देखिए जो एक्सप्रेशन है, जो भाषा है, बिल्कुल बड़े लोगों की तरह है। जब मैं बच्ची थी ना, जैसे मैं बात करती थी 25-15 साल में, वो आज मेरी बेटी वैसे बात नहीं करती है। हम भी अपने बच्चों से अलग किस्म से बात करते हैं, उन्हें बड़ा समझते हैं। लेकिन आप ये हमें ये याद रखना है कि द ब्रेन इज नॉट फुली डेवलप्ड, द ब्रेन इज स्टिल डेवलपिंग, एंड 11 साल में, 15 साल में ब्रेन रीस्ट्रक्चर होता है। तो ब्रेन जो है बड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहता है। वो हमें लगता है कि हम लॉजिक रीजनिंग से बात कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं, लेकिन उनका माइंड तो अलग ही चीजों में है। अरे मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या उसने मेरे को देखा, टीचर ने ऐसे क्यों बोला, मैं कैसे करूँ? साथ में आप देखिए बोर्ड एग्जाम्स, पढ़ाइयाँ, सोशल प्रेशर्स, आजकल के ज़माने में तो सोशल मीडिया, बहुत कुछ अभी टीनेजर्स के लाइफ में आ गया है। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें समझ नहीं पा रहे या बुरा सलूक करना चाहते हैं। उनकी जो ब्रेन है वो इतनी फ्लक्स में है ना, एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है, कि वो लॉजिक रीजनिंग नहीं समझ पाते। तो जब हम ना बोलते हैं ना, व्हेन वी से नो, नहीं वो वाले जूते नहीं खरीद सकते, पता है तुम्हें कितने महंगे जूते, पैसे कोई झाड़ पे नहीं उगते, खुद के कमाओ फिर ले आओ, ठीक है? बट उनके लिए वो जूते जीवन मरण जैसे हैं, क्योंकि वो जूते अगर वो खरीदेंगे तो उनके फ्रेंड सर्कल में होगा कि अरे वाह बहुत अच्छे जूते हैं, देन दे फील मोर एक्सेप्टेड, देन दे फील अ पार्ट ऑफ द फ्रेंड सर्कल। तो उनका जो नजरिया है वो बहुत अलग है, और वो एकदम से रूडली बात करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है कि दे आर नॉट लॉजिकली थिंकिंग और रीजनिंग। टीचर्स होते हैं कुछ जो बता देते हैं अपनी चीज या आर्गुमेंट कर लेते हैं, कुछ होता है बहुत क्वाइट होते हैं, इंट्रोवर्ट, वेरी इंट्रोवर्ट, अपने पेरेंट्स को भी अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताते, तो उनसे कैसे डील कर सकते बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक बच्चा सेम नहीं होता है। देखिए, लेकिन जो बिहेवियर है ना, और जो कम्युनिकेशन है, वो वर्ड्स से आगे जाती है, बॉडी लैंग्वेज में, या आप अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें, सबकी पर्सनालिटी अलग है। आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा खुश है या कुछ उसको तकलीफ दे रहा है। और सबसे अच्छा तरीका है कि घर में ऐसा वातावरण बनाएं जहां हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। जैसे बहुत बार होता है, माँ बाप आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा शेयर नहीं करता, लेकिन क्या आप शेयर करते हैं अपने बच्चे के साथ? आप अपने बच्चे को सिर्फ पूरा दिन इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, ऐसे बैठो, ऐसे खड़े रहो, पढ़ाई नहीं कर रहे? या आपकी जो कॉन्वर्जेशंस हैं, उस वो अपने क्या हो रहा है, तुमने क्या पढ़ा, मैंने ये सुना, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है, अच्छा अभी हमने बाहर जाना है, या घर में कोई आ रहा है, क्या बनाए आज, बजट के बारे में, कि भाई अभी कैसे बजट करें, ये छुट्टी पे जाएं कि ये छुट्टी पे जाएं, एक तर्क वितर्क, एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, हम वो करते ही नहीं है। ज्यादातर माँ बाप, सिर्फ आप नोटिस करिए, अगर आप चुपचाप बैठ के सोचेंगे कि आज मैंने अपने बच्चे से क्या बातें की, ज्यादातर आप इंस्ट्रक्शन और नैगिंग में ही जाएगा कि ये करो या ये मत करो। तो उसका सिंपल तरीका है कि सबकी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन क्या हम सब एक ऐसा
हो कि डिनर हो या लंच हो या नाश्ता हो, जब सब इकट्ठे बैठे और एक दूसरे की बातें सुने और करें, तो जब ऐसा वातावरण क्रिएट होता है तो जो बच्चे शेल में रहते हैं या जो इंट्रोवर्टेड है, जो अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह महसूस या तो करते या नहीं करते बट एक्सप्रेस नहीं करते, उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पर सारी फीलिंग्स, सब अपने दिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट जहाँ सेफ्टी रहती। अगर आप बच्चे को ऐसे बोलो कि जब भी बच्चा मुंह खोले अपना कुछ बोल लें और आप झपट्टा मार के उन्हें बस करेक्ट करने लग जाओ, तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, बड़ों के बारे में ऐसे बात नहीं करते, ऐसे तो करना ही नहीं चाहिए था, मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे करना चाहिए, हमारे ज़माने में हम तो ऐसे करते थे। फिर बच्चों को तो क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है कि मेरी बात तो सुनी जाएगी नहीं, तो मैं चुप ही अच्छी हूँ, है ना? लेकिन अगर कोई भी बात हो, अगर आज आपको मानिए बच्चा आके आपको बोले मम्मी मैं पार्टी में गई थी वहां सब ना शराब ट्राई कर, अभी आपके रिएक्शन के ऊपर है कि बच्चा आपसे खुलकर बात करेगा या आपसे छुपा देगा। अगर आपने एकदम से बोल दिया क्या कोई संस्कार है कि नहीं तुम्हें, तो फिर मान तो कुछ भी हो जाए, बच्चे ने आपको बताना है ही नहीं कि मैंने कुछ ट्राई किया है या मैंने कुछ, फिर अगर वो कड़ी अगर नहीं जुड़ेगी, बात नहीं होगी, तो हम गाइडेंस देंगे कैसे? तो अगर हमने गाइडेंस देनी है और जो बच्चे चुप रहे थे उनकी फीलिंग्स को बढ़ावा देना है कि वो खुलकर हमें बात करे, तो वो चाहे कुछ भी बोले, अंदर चाहे आपके ऐसे ऐसे हो रहा हो, बाहर आपने यही दिखाना है कि ठीक है, उस समय करेक्ट ना करें, सिर्फ सुने बात, सुन के आराम से उस दिन शाम को, अगले दिन अगर आपको आ रहा है मन में कि नहीं। और पता है हम माँ बापों को बहुत डर होता है, आजकल इतना ड्रग्स और ड्रिंक्स और सिगरेट इतना कुछ है कि हमें ऐसे लगता है कि पहली बार मैंने सुनूं तो पहले ही बोल दूं कि ये तो गलत बात है, पर उससे बच्चे रुकते थोड़ी हैं। तो उससे अच्छा है कि आप एक आध दिन के बाद बोलिए कि आप बता रहे थे मुझे कि शराब पिया गया, कैसा लगा आपको, क्या आपको लगता है आपको पीना चाहिए, क्या शराब से ही शराब एंड ये मस्ती मज़ा सिर्फ शराब के द्वारा ही हो सकता है आपको, फिर और ये बातें उस समय मत स्टार्ट करिए जब बच्चे 15-16 के हों। 11-12 से अगर आपने ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया है कि ये चीज़ें आप चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ, तो फिर बच्चे खुलकर एक तो सबसे पहले वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, हम अपनी आदतों को पहले देखें, क्योंकि बहुत बारी सबसे पहली चीज़ है कि हम रोल मॉडल्स हैं। और ये सिर्फ बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप आसपास देखेंगे तो ये फ़ोन ने हम सबको जकड़ के रखा। सोशल मीडिया में कल मैंने सोचा था कि मैं 10 बजे सो जाऊंगी, फिर मैंने फ़ोन उठा लिया, वो 10 के 10:30 कब बज गए पता नहीं, क्योंकि वो रील देखने लगे या शॉर्ट्स देखने लगे। तो भी हमें भी इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपनी आदतों के ऊपर, आप वर्किंग हो तो भी जब आप थोड़ी देर भी घर पर हैं, बच्चे आपको देखकर देख रहे हैं कि आपके क्या कर रहे हैं आप रेस्ट और रिलैक्सेशन के लिए क्या करते हैं, आप अगर आप नाराज हो या आप उदास हो आप क्या करते हैं, क्या आप फोन उठाकर या टीवी लगा के बैठ जाते हैं, क्या कि आप हेल्दीली अपनी बात उसको अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं, बच्चे ये सब देखकर सीख रहे हैं। सो ये पहली बात ये। दूसरी बात, आ, बहुत मुश्किल है आजकल टेक्नोलॉजी, आप डोपामिन के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि ऐसा एक केमिकल है जो हमें रिवॉर्ड सिस्टम हमारा लाइट अप कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है कि एक और रील देखो, एक और शॉर्ट देखो, तो उससे हमको एक डोपामिन हाई मिलता है। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे बुरे नहीं हैं, ये चीज़ ही ऐसी है जो बहुत ही अ, आकर्षित करती है हम सबको। इसीलिए उनको सिर्फ ये बोलते रहना कि मत करो मत करो मत करो, उससे अच्छा वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हों जो हम सब मिलकर बैठे हैं, जैसे मैं बोल रही थी डिनर टाइम पे सब मिलके बैठे हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं या कोई फ्रेंड्स को घर में बुला लिया, यू नो और एक और बात ये है कि आप नोटिस करिए कि अगर ये ग्लोबल प्रॉब्लम नहीं होती तो देश जैसे कंट्रीज इसके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने, यूके ने बैन कर दिया है कि 15-16 साल के कम उम्र में बच्चों को सोशल मीडिया नहीं दिया जाए, है ना? तो हमें क्यों ज़रूरत है कि हम वेट करें कि हमारी सरकार ऐसा पॉलिसी करे फिर हम ये बच्चों को करेंगे।
इससे सीख के हम ऐसा ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, और इसके लिए बाउंड्री सेटिंग बड़ी ज़रूरी है। कभी-कभी हमको लगता है कि अगर हमने बच्चे से मोबाइल ले लिया या ऐसे बोल दिया कि नहीं करना है, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, तो वो हमें प्यार करना बंद कर देंगे। हम अपने बच्चों को नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जानबूझ के क्या हम अपने बच्चों को ऐसी चीज़ देंगे जो उनके लिए हानिकारक हो? नहीं। क्या हम रोज़ अपने बच्चों को मैगी खिलाएँगे? नहीं। क्या हम अपने बच्चे को 11 साल, 12 साल, 15 साल को अकेले बोलेंगे कि चल बिना कोई ज्ञान के या कुछ छोड़ देंगे रोड पर? नहीं, है ना? तो हम इतना उनकी डाइट के प्रति, उनकी सेफ्टी के प्रति, रियल लाइफ सेफ्टी के प्रति इतना सतर्क रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन में हम उनको वो बस फ़ोन पकड़ा देते हैं। वो फ़ोन उन्हें कौन सी जगहें लेके जाता है। कोई गलत वेबसाइट पर, कोई फाइनेंशियल स्कैम की तरफ, कोई स्ट्रेंजर्स जैसे कि कोई वो हमें कुछ पता नहीं है। तो बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों से बातें करना, जैसे टीनेज की बात हो रही है, छोटे बच्चों को तो आप बोल सकते हो भई हमने डिसाइड किया था कि भई 1 घंटे से ज़्यादा या आधे घंटे से ज़्यादा नहीं है, अभी आपका टाइम खत्म हो गया, मैं रख रही हूँ ये फ़ोन या ये टैबलेट या टीवी ऑफ हो रहा है, कल देखेंगे। और ऐसा नहीं कि बच्चे खुश होंगे, ओके मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ आपने ऑफ कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो एक्सपेक्ट कीजिए कि बच्चों को मुश्किल लगेगी, क्योंकि वो जो वर्चुअल लाइफ है वो फास्ट मूविंग इमेजेस, हाई स्टिमुलेटिंग लाइफ है। जो रियल लाइफ है वो स्लो लाइफ है। तो जैसे चलती गाड़ी पे आप एकदम ब्रेक लगाएंगे तो झटका तो लगता है ना, तो वैसे ही ये बच्चों को झटका लगेगा, है ना? तो इसलिए बाउंड्री लगाकर यू हैव टू बी काइंड एंड प्रेजेंट कि ठीक है बच्चों को बुरा लगेगा, टीनेज अपना बोलेंगे आई हेट यू, आप समझते नहीं हो, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है, आप ही हो बस ऐसी मदर या ऐसे फादर जो मुझे नहीं करते। डोंट वरी, उसको पर्सनली नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि उस समय पे ऐसा लगता है कि मैं कितना कुछ करती हूँ अपने बच्चे के लिए, फिर भी मेरा बच्चा बोल रहा है हेट यू, और हम उस स्पाइरल में चले जाते हैं। नहीं, बच्चे का काम है पुश बैक करना, क्योंकि वो उन्हें वो झटका लगा है, वो ब्रेक लगी है। तो कोई बात नहीं, आप एकदम रिलैक्स शांत रहिए। यू आर द एडल्ट। अगर आपका तो मस्तिष्क पूरा डेवलप्ड है ना, उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है बट आपका तो डेवलप्ड है। तो आपने वो बाउंड्री फिर सेट कर कर उसको पकड़ के रखनी है। ऐसे नहीं कि हाय कितना रो रहा है, चल 5 मिनट और, चल 10 मिनट और, फिर उसमें गड़बड़ हो जाए। टीनेजर्स हैं वो शेयर नहीं कर पाते पेरेंट्स से, सेक्स एजुकेशन हर स्कूल में तो है नहीं, किसी स्कूल में ही है, तो उस केस में पेरेंट्स कैसे डील करते देखिए ये ऐसी चीज़ है जो इसके आसपास बहुत शेम अटैच्ड है। एक जैसे एक फैक्टर है, हाँ इस बारे में बात कर रही है, क्यों? क्योंकि हमें वो नहीं मिला ना, हमारे माँ बाप या सोसाइटी उतनी ओपन नहीं थी, तो हमें ये सिखाया गया कि ऐसी बातें नहीं करते हैं, चुप रहते हैं, फुस-फुस करके करते हैं। तो जब ये टॉपिक्स आते हैं मैं नोटिस करती हूँ कि माँ-बाप में, मुझ में भी, ऐसे नहीं है कि, क्योंकि वो वायरिंग हमारी हुई हुई है बचपन से कि ऐसी बातें अश्लील होती हैं, है ना? लेकिन बहुत ज़रूरी भी होती है, क्योंकि हमारे टाइम पर तो माँ-बाप ने जो बोला वो हमने सुन लिया, या हमें कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन बड़ी छुट-छुट के मिलती थी। लेकिन आजकल इन्फॉर्मेशन तो जैसे धार, वो बोलते हैं ना, नलका खोलो तो धार की तरह, पानी की तरह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर हम बच्चे हमें आके कुछ पूछते हैं, मम्मी वेयर डू बेबीज़ कम फ्रॉम? मम्मी ये सेक्स क्या होता है? पापा ये सेक्सटिंग क्या होता है? चलो, तो अगर हमने ये दिखाया कि ये जो टॉपिक है वो मुझे अनकंफर्टेबल फ़ील करा रहा है, कि मैं ही खुद इतनी, जैसे मेरा रंग बदल जाए, मैं लाल पीली होने लगूं, बच्चों को ये मैसेज मिलता है कि मम्मी को पापा को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता, उनसे नहीं पूछना चाहिए। अगर हम उनसे नहीं पूछेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इंटरनेट पर या अपने फ्रेंड्स के पास। अभी दोनों में प्रॉब्लम है ना, फ्रेंड्स के पास थोड़ी कोई बेटर नॉलेज है, फ्रेंड्स भी उतने ही अज्ञात हैं, और इंटरनेट पर तो आप एक चीज़ डालो, आप कहाँ पहुँच सकते हो और क्या-क्या आपको पोर्नोग्राफी साइट्स पे चले जाओगे या कहाँ-कहाँ चले जाओगे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पर। हमारे माँ-बाप ने हमें नहीं सिखाया, या शर्मनाक माना जाता था, लेकिन हम वैसे कंटिन्यू नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हमें अपने आप को पहले तो मजबूत करना पड़ेगा। हमें बोलते हैं ना, सेक्स एजुकेशन खुद के लिए करनी पड़ेगी। और आजकल थैंकफुली बहुत सारी किताबें हैं। दिल्ली में एक संस्था है, उसका नाम है तारशी, और तारशी.नेट पर आप जाकर देखिए, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। उनके पास किताबें हैं जो बच्चों के लिए स्पेशली हैं, और जो बच्चों और माँ बाप के लिए भी हैं। तो उनकी छोटे शिशुओं के लिए, थोड़े से टीनेज शिशु, आई मीन मिडिल एज, और बड़े बच्चों के लिए, सब एज के हिसाब से किताबें हैं। और ये टॉपिक्स बड़ी अच्छे से कि हम कैसे बात कर सकते हैं अपने बच्चों से। और एक और संस्था है मेंस्ट्रुपीडिया, और वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि उनने कॉमिक्स के द्वारा पीरियड्स क्या होते हैं, और बॉडीली प्यूबर्टी में लड़कियों में क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, ये कॉमिक्स के द्वारा, जो बहुत सारी भाषाओं में है, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी मेंस्ट्रुपीडिया की। तो और काफ़ी सस्ती है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। 300, 350, मे बी उससे कम में भी है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे आज से एकदम से बात करनी शुरू करनी है। अपने आप के एजुकेशन बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, रीडिंग करिए, इंटरनेट पे देखिए, ये किताबें ऑर्डर करिए, और अपने बच्चों के साथ बैठकर कभी बच्चा कुछ भी पूछे, चाहे आपको अंदर से ऐसे लग रहा हो कि ये कैसा, मैं कैसे जवाब दूँगी, पहली चीज़ ये बोलिए, गुड क्वेश्चन, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने आके मुझे पूछा। उससे बच्चे को बढ़ावा मिलता है, एक सेफ्टी मिलती है। कुछ चीज़ आप समझा सकते हैं एज अप्रोप्रिएट वे में। आप 5 साल के बच्चे को 5 साल की लैंग्वेज में समझाएँगे। आप 15 साल के बच्चे को उस भाषा में बात करेंगे, उतने डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो उस हिसाब से जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे पाएँ, आपको उस समय ऐसे शर्मनाक लग रहा है, तो बोलिए उनको, "ये बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं कैसे समझाऊँ, मैं सोच रही हूँ। अच्छा, शाम को बताती हूँ।" वो शाम तक में आपको टाइम मिल जाएगा कि आप इंटरनेट पे देखिए, या अपने पति या पत्नी से बात करिए, या कोई फ्रेंड से बात करिए, और हिम्मत जुटाकर फिर बच्चे को, लेकिन अगर आपने प्रॉमिस किया बच्चे को कि मैं शाम को बात करूंगी, तो जरूर उसके बारे में, क्या तो पूछ रहे थे ना कि हाउ आर बेबीज मेड, कि ये पीरियड्स क्या होते हैं, या ये कैसे होता है, चलो बैठ के बात कर। और एक और चीज है, सॉरी शुभांगी, कि ये एक बारी की बात नहीं है कि मैंने एक दिन बैठ के अपने बच्चे को सारा कुछ दे दिया। ये कोई गोली नहीं है कि जो एक बार खाई कि भई मेरे का सिर दर्द हो रहा है, चल एक क्रोसिन खाती हूँ और मेरा सिर दर्द चला जाएगा, ऐसा नहीं है। एक बारी आप बच्चों को ये दिलासा दोगे कि आप मुझे आके कुछ भी पूछ सकते हो, वो बार-बार आके पूछेंगे। और ये कोई शर्मनाक बात नहीं है। वो जो पूछे, जैसे पूछे, थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसे उनको देते धीरे-धीरे उनकी नॉलेज बिल्ड करें। बिल्कुल, देखिए पेरेंटिंग जो है वो मतलब कोई सिखाई तो जाती नहीं है। तो इट इज़ वेरी नॉर्मल कि हम सब गलतियाँ करेंगे, और कभी-कभी अनजाने में गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम अपने बच्चों के साथ झगड़ा करना चाहते हैं, बट अनजाने में, क्योंकि सब अपनी तरीके से सोच रहे हैं, माँ-बाप सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं, बच्चे अपना खुद के बारे में सोच रहे हैं। वो एज ही ऐसी है कि वो खुद के वर्ल्ड में रहते हैं। तो गलतियाँ होती हैं और इससे दरारें पड़ जाती हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले एडल्ट्स हम प्रोसेस करें कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और इसके लिए अगर आपको किसी से बात करना पड़े, कोई आपकी ट्रस्टेड सहेली है, या आपके खुद के पति या पत्नी है, या माँ-बाप हैं, या फ्रेंड है, सबसे पहले आप अपने पे काम करें। और एक ऐसी रेगुलेटेड स्टेट पर कि आपके इमोशंस आप समझकर एकदम शांत हैं, तब जाके आप अपने बच्चों को जाके अगर बच्चे नाराज़ हैं, तो पहले तो उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। तो एम्पैथी दीजिए। सबसे पहले बोलिए कि उस दिन मैं एकदम चिल्ला पड़ी, मैं जभी भी ये टॉपिक आता है, मैं देखती हूँ कि मैं एकदम से आग बबूला हो जाती हूँ, और फिर ना मैं कुछ-कुछ बोल देती हूँ, और मैंने देखा कि उस दिन तुम्हें बहुत बुरा लगा ये। और उसके बाद सॉरी बोलने में हम छोटे नहीं हो जाएँगे। अगर सचमुच ऐसी चीज़ है जिससे दरार पड़ी है, तो रिकनेक्ट करने के लिए हमें एक हाथ आगे बढ़ाना हो। अगर हम एक हाथ आगे बढ़ाएँगे, तभी वो बच्चा एक हाथ आगे बढ़ाएगा। तो इसमें कोई ईगो की बात नहीं है, क्योंकि बच्चे अभी भी सीख रहे हैं तौर तरीके, लेकिन हम तो ये दुनिया देख चुके हैं। अगर हम सोचते हैं हम मैच्योर हैं,
हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, बच्चे को पता नहीं है। तो ये दरार जो आई है रिलेशनशिप में, उसको ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। सो इसे कहते हैं रिपेयरिंग द रप्चर। जैसे अगर कुछ हमें चोट लग जाए तो हम लगाते हैं ना, पहले सैवलॉन लगाएंगे, फिर बीटाडीन लगाएंगे। वो एकदम से ठीक नहीं होता है। कभी कभी वो एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना। तो आपको जो डिस्कनेक्शन हुआ है आपके बच्चे के साथ, वो कितना डीप है। छोटी चीज़ है, जैसे छोटा घाव जल्दी भर जाता है, बड़े घाव को सेवा लगती है, टाइम लगता है। तो वैसे ही ये आप रिलेशनशिप जो है उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। और कभी-कभी मैंने मैं खुद के बच्चों के साथ देखा है, मैं बोलती हूँ उनको कि बेटा, मैं भी 15 साल के बच्चे की माँ पहली बारी ज़िंदगी में हूँ। मैं भी सीख रही हूँ। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जो मैं बोलना चाहती थी वो गलत नहीं था, बट हाँ, बोलने का तरीका ऐसा था। अगर मैं आपकी जगह होती, मुझे भी बुरा लगता मुझसे कोई ऐसे बात कर। कैन वी रीस्टार्ट? नहीं, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ठीक है बेटा, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, व्हेन यू फील रेडी आप आके मुझसे बात करें। और कभी कभी क्या होता है, बच्चे बात नहीं सुनना चाहते, तो उस समय पर चिट्ठी उन्हें लिखना। क्योंकि क्या चिट्ठी जो है, बहुत सारे पेरेंट्स व्हाट्सएप भी भेजते हैं अगर बच्चे बड़े हों, खुद का फोन हो तो। बट जब हम चिट्ठी लिखते हैं या कुछ, तो एक सीरियसनेस, एक कि वी रियली मीन इट, एक उसकी वो इंटेंशन जो है वो बच्चे तक पहुंचता है। और एक चीज़ और, अगर बहुत ज़्यादा दरार हो तो काउंसलर की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जो रिलेशनशिप और जो कनेक्शन हम अपने बच्चों के साथ रखते हैं। अगर वो कनेक्शन नहीं है तो हम बच्चों को कुछ गाइडेंस नहीं दे सकते। बच्चे हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे और बस वो दरार बढ़ती जाएगी। हाँ जी। खुद की लाइफ का ठीक है। तो पैंडेमिक की बात है। देखिए, हर बच्चा अपने तरीके से अलग से हैंडल कर रहा था पैंडेमिक। लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था। क्योंकि हमारी लाइफ में तो चलो, अडल्ट लाइफ में 1 या 2 साल का ये मामला है, लेकिन बच्चों की लाइफ में हर एक साल बहुत बहुत मायने रखता है। तो मेरा बेटा उस समय पर आई थिंक 11th में था। और तो आपको पता है 12th शुरू हो रहा था, क्योंकि मार्च में तो लॉकडाउन हो गया था। तो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई। लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा बेटा देर रात तक जागा रहता था और 12 बजे ही उठता था, चाहे हम जितना मर्जी सुबह उठा लें। तो इतनी बार होता था कि मैं 5 बजे उठ के मैंने कितना कुछ कर लिया है, लेकिन जब मेरा बेटा 12 बजे उठ के बाहर आता है और इतनी प्यार से गुड मॉर्निंग मम्मी, मेरा तो बस गुस्सा निकल जाता था। गुड मॉर्निंग, दोपहर हो गए हैं, उठ जाओ लाट साहब। ये सब चीजें हमने सुनी अपने पेरेंट्स से। और हमें लगता है कि हमारे बच्चे लाइफ वेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, इनका क्या बनेगा, 12th इज हियर, इनको एडमिशन कैसे मिलेगी। तो मैंने नोटिस किया कि उस समय पर बहुत दरार पड़ गई हमारे रिश्ते में, क्योंकि मुझे चिंता हो रही थी। देखिए, जब बैठ के सोचो ना, तब पता चलता है कि हम अपने बच्चों को बुरे तरीके से बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हमें चिंता होती है या हमें डर लगता है अपने बच्चों के फ्यूचर से, वो भावनाओं से ये सारे कटु शब्द बाहर निकलते। तो मुझे बहुत टाइम लगा, मैंने एक्चुअली बैठकर खूब जर्नलिंग की, क्योंकि इससे एक पैटर्न नजर आता है। उस जर्नलिंग से मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली बहुत डर लग रहा है अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में। और माहौल भी ऐसा था, सबने बोला कि दुनिया फिर से वैसी नहीं होगी, सब चेंज हो जाएगा, जॉब्स नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने जर्नलिंग की और मैं बोला, क्यों, क्या डर है, अल्टीमेटली क्या ज़रूरी है कि बच्चे हमारे मेंटली फिजिकली हेल्दी रहे। हम सब इकट्ठे हैं, चाहे पैंडेमिक है, जो होगा इकट्ठे देख लेंगे। फिर धीरे धीरे शाम के समय बैठकर बोर्ड गेम्स खेली, बातें की, कुछ हंसी मजाक, कुछ सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ही नहीं फोकस करके बाकी चीजों के बारे में बात की। और एक एक दिन कि आज, जैसे बोलते हैं ना, सुबह उठ के हम एक इंटेंशन लेते हैं भगवान का नाम लेके कि आज के दिन मैं पढ़ाई की बातें नहीं करूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ अच्छी बातें कोई शेयरिंग करो। तो ऐसे एक एक दिन कर कर फिर पता ही नहीं चला कि कैसे फिर से वो कनेक्शन बन गया। और जाके बैठी अपनी बेटी के साथ, बिकॉज ही वाज 15।
वो छोटा बच्चा तो था नहीं कि मैं नोटिस कर रही हूँ कि मैं बहुत सुबह-सुबह बहुत तिलमिला के बोलती हूँ, तो आज से मैं प्रॉमिस करती हूँ और अगर मैं ऐसे बोलना शुरू कर दूँ, तो ये हमारा कोड वर्ड है या मुझे सिर्फ़ 1 ग्लास ठंडा पानी ला के दे देना, तो वो मेरा रिमाइंडर है कि मैं बस ठीक है कि हाँ, शांत हो जाओ, सब ठीक है, सब तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। क्या लगता है कैसे साइंस जो है पेरेंट्स को वॉच करने चाहिए कि एक बच्चे में चेंज आ रहा है और कब उन्हें बात स्टार्ट कर देनी चाहिए? हाँ। देखिए टीनेज जो ये यहाँ पर साइंस रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि टीनेज में ऐसे बिहेवियर होते हैं जो हमें तो बहुत ही खराब लगते हैं बट दे आर नॉर्मल। अब वो नॉर्मल क्या बिहेवियर है कि फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा प्रिवेसी, आप देखेंगे कि अगर आप कोई दोस्त के बारे में पूछेंगे भी ना तो वो अपना बताएंगे नहीं। वो खुद के फ्रेंड्स के साथ कुछ उनका ऐसा सीक्रेट कोड रहता है या बाथरूम में चले जाएंगे फ़ोन लेके या फ़ोन आए तो हमारे सामने बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि "ए, क्या हो रहा है यहीं बैठ के बात करो ना, ऐसा क्या तुम लोग बात कर रहे हो जो हमारे सामने नहीं कर सकते।" बट दिस इज़ नॉर्मल बिहेवियर, है ना? फिर आइडेंटिटी, सडनली लड़कियां लड़के ज्यादा टाइम मिरर के सामने सजने संवरने में लगा देते हैं या आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। सो कुछ तो नॉर्मल बिहेवियर है जो हर एक टीनेजर करता है और आपने अपने बच्चे को जैसे ऑब्जर्व करते रहना है। ऐसे नहीं सोचना है कि अभी मेरा बच्चा बड़ा हो गया है तो अभी वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, बल्कि टीनेज हुड में हमने आसपास बच्चों के रह के खूब विजिलेंस रखनी है। और ऐसे साइंस अगर वो आप देखें कि कोई बच्चा बहुत बातें करता, बहुत चुलबुला है, वो एकदम से चुप हो जाए या कोई सिचुएशन में वो स्ट्रेस्ड लगे या कोई बहुत ही बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, कभी हर काम ठीक से करता है, एकदम से ना करने लगे या उनके डाइट में चेंज हो या उनके स्लीप साइकिल में चेंज हो, तो ये आप देखते रहिए कि भई ये मोमेंटरी है, कुछ अभी है कि ये कुछ चलता जा रहा है। जब आपको कुछ भी ऐसा छोटा चेंज लगे, तो ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा और जैसे डिटेक्टिव वर्क करें, ऑब्ज़र्व करें कि क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वज़ह से मेरे बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिना बोले सिर्फ़ देखते रहिए कि क्या हो रहा है। शायद कोई बच्चा रोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता था लेकिन आज बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं जाना है। तो फिर उससे आपको एक जैसे बोलते हैं ना क्लू मिलेगा और आप उससे बात कर सकते हैं या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर सकते डिसिप्लिन और पनिशमेंट में क्या फर्क है जब हम टीनेजर्स की बात आती है? हैं। हाँ, सो इतना फ़र्क है कि उससे आपका रिलेशनशिप जुड़ के रह सकता है या बिल्कुल टूट सकता है। और इतना डिफ़रेंस है कि उससे आपका बच्चा या तो सुधर सकता है पढ़ाई में, हर चीज़ में या कुछ भी लर्निंग नहीं हो सकती क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंस है। देखिए जब हम पनिश करते हैं या कुछ बच्चे ने गलती की है, जब हम गलती करते हैं हमें ऑलरेडी अंदर से पता होता है, हमें ऐसे ही बुरा लग रहा होता है, बट माँ-बाप या टीचर्स आके उसके ऊपर अगर उन्हें दंड दें, तो बच्चे जो हैं वो एकदम अपने फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ में चले जाते हैं, ठीक है? फाइट, फ्लाइट और फ्रीज़ क्यों? क्योंकि वो जो सिचुएशन है वो बच्चे को ये महसूस करा रही है कि दिस इज़ अ डेंजरस सिचुएशन, मैं अभी सेफ नहीं हूँ। तो जब डेंजरस सिचुएशन आती है तो जो हमारा ब्रेन है वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो क्या होता है आप देखिए आज अगर आप अपने बच्चे को पनिश कर रहे हैं 3 किस्म के रिएक्शन आ सकते हैं। या तो बच्चा आपसे एकदम आर्ग्यू करना शुरू कर देगा, है ना? दैट इज़ फाइट। नहीं, मैंने तो किया ही नहीं। अरे उसको बोलो ऐसे वैसे दैट इज़ फाइट। फिर एक है फ्लाइट। फ्लाइट मतलब बच्चा एकदम आपसे दूर भागना चाहेगा। इतने बच्चे होते हैं हम उन्हें कुछ करेक्ट करने लगे या भाषण देने लगे, बोलने लगे वो एकदम चले जाते हैं कहीं या भाग जाते हैं कि ओह मेरे को जाना है। या फ्रीज़ कुछ बोल ही नहीं पाते, अरे तुम बोलो कुछ क्या है ज़बान नहीं है मुँह में? लेकिन बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाता। और तीनों टाइम पर जो बच्चे की सोचने की क्षमता है, वो बंद हो जाती है, क्योंकि अभी ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला। तो पनिशमेंट देके फ़ायदा क्या? क्योंकि उस समय पर बच्चा सर्वाइवल मोड में है, वो कुछ सीख ही नहीं रहा है। कितनी बार होती है माँ-बाप बोलते हैं कि ये मैंने इतनी 10 बार ही बोला हुआ है मेरे बच्चे को फिर भी वो सेम गलती करता है। क्योंकि जब हम उनको
पनिशमेंट के द्वारा। और पनिशमेंट में क्या क्या आता है आपको पता है? हिटिंग तो आता ही है, मारना पीटना तो आता ही है, स्कोल्डिंग, शाउटिंग, स्क्रीमिंग, चिल्लाना, उन्हें शेमिंग, उन्हें सरकास्टिकली बोलना, उन्हें ताने देना, ये सब पनिशमेंट है। क्योंकि इस सब समय पर बच्चे को ये लगता है कि फोकस कहाँ चला जाता है, मैं कितनी बुरी हूँ, मैंने अपनी मम्मी को मेरी मम्मी इतनी नाराज है, या ऐसे कैसे मेरे पापा हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मुझे मारते हैं। लेकिन वो सीख कहाँ जाती है? सीखने का तो क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन डिसिप्लिन जो है, उसमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है, उन्हें धीरे-धीरे समझना पड़ेगा, एकदम से उनमें समझ नहीं आएगी। तो उसमें पॉजिटिव वे में अगर बच्चे ने कोई गलती की है, उनको ये बोलने के बजाय कि तो है ही एकदम डुड्डी, तेरे हाथ से हर चीज़ नीचे गिरती है। अरे गिर गया, चलो चलो इसे साफ करते हैं। अरे फट गया, चलो टेप लेके आए, चलो इसको ठीक करते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चा वो फाइट फ्लाइट फ्रीज में नहीं जाता और प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में आ जाता। और ऐसे इतनी सारी जो इंसिडेंट्स चाइल्डहुड में होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि बड़े होके जब कोई प्रॉब्लम आए, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा या वो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे और वो ऐसा बन जाएगा कि अभी मुझे नहीं पता क्या करना है, टेंशन में आ जाए। सो पॉजिटिव डिसिप्लिन के खूब सारे तरीके हैं। हमारी वेबसाइट पर parentingmatters.in पर हमने एक फ्री बुकलेट भी डाल रखी है, हिंदी में और अंग्रेजी में, पनिशमेंट वर्सेस पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि अभी उसमें खूब सारे उदाहरण हैं और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी दिए गए हैं। या लोग पेरेंट्स सोचते ही नहीं थे, वो बस चले ही जा रहा था। और लेकिन अब की पेरेंटिंग में क्या है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है पेरेंट्स को क्या करना है तब भी। लेकिन आज पहले के जो बच्चे और आज के जो बच्चे, अब पेशेंस लेवल बहुत कम है बच्चों में। और पहले जो जो हम लोग हैं, हम लोगों में पेशेंस लेवल या ये सब चीजें फिर भी सही है। आपको क्या लगता है कि जेंटल पेरेंटिंग जो आज की पेरेंट कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है, या पहले की जो थोड़ा सा मतलब ठीक है थोड़ा सा रूड हो गए या पनिशमेंट दे दिया बच्चों को? सो ऐसा है कि ज़माना बहुत बदल गया। जब हम बच्चे थे ना टेक्नोलॉजी थी, ना न्यूक्लियर फैमिली थी, सब दादा दादी चाचा चाची सब मिलके रहते थे। तो जो बच्चे थे उनके पास सिर्फ एक ही माता पिता नहीं थे। आजकल के माता पिताओं पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि उन्हें वो सपोर्ट सिस्टम है नहीं। प्लस आप देखिए इतना कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर मॉल, चीज़ें, ये खरीदो ये खरीदो, ये सब था नहीं। तो जो ये कंपैरिजन करना कि हमारे ज़माने जब हम छोटे थे तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, आजकल के बच्चे ऐसे क्यों हैं? क्योंकि आजकल का ज़माना भी बदल गया है। सबसे पहली बात वो। दूसरा, पहले ज़माने में डर डपट के डांट कर काम चल जाता था, लेकिन उसके भी एक डाउन साइड है, क्योंकि वो डर के वजह से बच्चे काम कर देते थे कि अरे मेरी मम्मी मेरे पे चिल्लाएगी या पापा से आज डांट पड़ेगी तो ये काम कर लूँ। वो सही चीज़ के लिए नहीं काम करते थे, है ना? सोच समझ कर जो माँ बाप ने बोला हम कर लेते थे, और उसमें वो उस समय पे काम चल गया, बहुत अच्छी बात है। बट आजकल बच्चों को खूब सारी इन्फॉर्मेशन है जो पहले ज़माने में थी नहीं, खूब सारी नॉलेज है। कोई भी चीज़ चाहिए आज चैट जीपीटी पर, एआई पर या गूगल पर डालकर आपको जवाब एकदम से मिल जाता है। तो नॉलेज की कोई कमी है नहीं। तो आजकल के ज़माने में माँ बाप का रोल जो है वो बदल गया है। उनका ये रोल बन गया कि ये नॉलेज को कैसे प्रोसेस किया जाए। और इतना कुछ जो मेंटल स्टिमुलेशन और इतना कुछ जो हो रहा है, उससे खूब सारे इमोशंस जो आ रही है उन्हें कैसे हैंडल किया जाए। डिसअपॉइंटमेंट, एंगर, हर्ट, नाराजगी, किसी की कोई उदासी, इन इमोशंस को हम कैसे हैंडल करें? क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उधर है, लेकिन जो इमोशनल बैलेंस खुद का रखना, ये जो चीज़ है वो सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम वो पुराने टेम्पलेट डालें और बच्चों को सिखाने लगे तो बच्चे कैसे ही सीखेंगे? क्योंकि हम तो अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहने वाले। हमारे बच्चे जाएं, बाहर जाएंगे, बाकी लोगों को मिलेंगे, तो वो जो इमोशनल रेगुलेशन है वो उनमें अंदर से आना चाहिए, तभी वो टीम वर्क कर पाएंगे, पनप पाएंगे, अच्छे रिलेशनशिप्स रख पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जेंटल पेरेंटिंग जो है, इसीलिए
आई है क्योंकि पहले ज़माने में इतनी अथॉरिटी थी, इतना था कि अगर मैंने बोल दिया तो बच्चे ने वो बात करनी है। अथॉरिटी, फियर, इसके द्वारा पेरेंटिंग की जाती थी। लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में बच्चे को एक इंसान समझा जाता है और उस तरीके से उनसे बात कर कर ताकि वो समझ कर अच्छे से अपनी विकास कर पाए। बट एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि जेंटल पेरेंटिंग इज़ नॉट इक्वल टू लीनिएंट पेरेंटिंग। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि हम माँ-बाप हैं, हमने बाउंड्री लगानी है। जब बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो हमने उन्हें सेफ रखने के लिए, उन्हें इस तौर-तरीके समझाने के लिए ये ज़रूर बताना है कि बेटा ये ठीक बात नहीं है। उस समय बच्चा ज़रूर नाराज़ होगा बट इट्स ओके। वो बाउंड्री लगाना बहुत ज़रूरी है। वो बाउंड्री भी आप प्यार से लगाइए। प्यार से लगाने की क्या मतलब है, जब आप बाउंड्री लगाएँगे बच्चा नाराज़ होगा या दुखी होगा, तो उसके साथ रहिए। ऐसे नहीं कि हाँ, टीवी अभी बंद हो गया है, तुम्हें रोना है, तुम्हें जो करना है करो, बैठ जाओ अकेले। नहीं, ठीक है, तुम्हें बहुत मन था टीवी देखने का, जब मम्मी ने ऑफ कर दिया तो बुरा लगा ना, बेटा लेकिन टीवी टाइम खत्म हो गया। कोई बात नहीं, तुम बैठ के रो लो, मैं यही हूँ। जब लगे कि कुछ इकट्ठे करना है, बोलना, मुझे बुला लेना, मैं यही हूँ, हम इकट्ठे कुछ ड्राइंग कर लेंगे या वॉक पे चले जाएँगे या बैठ के बातें करेंगे। तो बाउंड्री की बहुत ज़रूरी है। सो जेंटल पेरेंटिंग आजकल क्या है, बहुत लोग समझते हैं कि नो शाउटिंग, नो स्क्रीमिंग इज़ जेंटल पेरेंटिंग। वो ये भूल जाते हैं कि बाउंड्री लगाना, लिमिट लगाना, कि नो बोलना भी बहुत ज़रूरी मुझे बताते ही नहीं है। और जैसे कि मैंने कोई केस देखा था, अभी एक जयपुर का केस आया था एक बच्ची का कि स्कूल में कुछ हुआ कि स्कूल में, और उसने स्कूल में ही जंप कर दिया फ्लोर से। घर पे उसने बताया ही नहीं, घर पे आने का मौका ही नहीं मिला मतलब। और इस केस में क्या मतलब बच्चों ने कुछ दिखाया उससे और उसको इतना डिस्टर्बिंग लगा वो कि टीचर्स ने बात सुनी नहीं और उसने वहीं पे ही जंप कर दिया। है। एक्चुअली ये सब सुनकर इतना बुरा लगता है और मेरे तो माँ-बाप के बारे में सोचकर इतना ऐसे दिल थम जाता है। बट यही बात है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि इमोशनल जो रेगुलेशन है और इमोशंस को हमारी सोसाइटी में ना, आप देखिए, इमोशंस के बारे में कोई बात नहीं करता। लड़कों को बोला जाता है कि रोना लड़कियों की जैसा, मर्द बन मर्द। लड़कियों को बोला जाता है कि एडजस्ट करो बेटा, ये सब चीज़ों में चू चू करके बस अपने बारे में, मुझे दुख, मुझे ये ऐसे नहीं करना चाहिए, एडजस्ट करो। बट ये सब चीज़ें हेल्दी नहीं है, क्योंकि भावनाएं जो हैं वो तो हर थॉट के साथ आती हैं। वो भावनाओं को हमने कैसे प्रोसेस करना है, वो जो है उसकी नींव घर में रखी जाती है। तो इसीलिए यू हैव टू वैलिडेट फीलिंग्स। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो कर रहे हो वो सही है। स्टॉप द एक्शन, बट फीलिंग्स आर ऑलवेज राइट। अगर कुछ हुआ और अगर आपने बोला कोई बात नहीं बेटा, इसमें बुरा मनाने की बात ही क्या है, फिर तो आपने तो वो बोल दिया, लेकिन बच्चा खुद नहीं पहचान पाएगा। बच्चे अपनी, देखो सबको पहचान होती है अपने इमोशन की, लेकिन जब हम ऐसे बोलते रहते हैं, बच्चों की जो क्षमता होती है अपनी खुद की इमोशन रिकॉग्नाइज करने की, वो चली जाती है ना। फिर जब बच्चे को कुछ भावना आ रही है, वो बच्चा खुद ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, खुद ही नहीं बोल पा रहा है, तो फिर इट सीम्स वेरी ओवरवेलमिंग और उस तरीके से बच्चे कोई गलत कदम उठा जब लेते हैं, फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाता है। तो शिशु से, जब बच्चा छोटा है, घर में ये एटमॉस्फेयर हमें बनाने की ज़रूरत है कि कुछ भी हो, आप मुझसे भी नाराज़ हो तो मुझे आके बोल सकते हो, मैं आराम से सुनूंगी। कोई भी टेंशन हो, कोई भी बात हो, एंड आइडेंटिफाइंग फीलिंग्स, नेमिंग देम। इसके लिए जैसे अगर कुछ हुआ है, बहुत बार होता है कि हमारे शब्द, क्योंकि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस है नहीं, तो हम ज़्यादातर थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं कि उसने ऐसे कैसे बोला, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बन सकता हूँ, मुझे छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो बच्चा ये बोल रहा है, तो माँ बाप का क्या फर्ज है, ये बोलना, वो तुझे बहुत बुरा लगा कि सब लोग एक साइड पर होकर तू अकेले रह गई। हाँ मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगा। तो ये जो चीजें हैं टू आइडेंटिफाई, और इतनी सारी इमोशंस के नाम हैं, आप गूगल करके देखिए, आप एक फीलिंग्स व्हील मिलेगा। तो सिर्फ ये नहीं है कि मैं नाराज हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ या मैं डिसअपॉइंटेड हूँ या मैं निराश हूँ। बहुत सारे वर्ड्स हैं,
उसको अपनी लैंग्वेज में लाइए ताकि बच्चों को अपने इमोशंस की पहचान हो। और जब वो होगा, सेफ स्पेसेस होंगी, तो बस हम होप ही कर सकते हैं कि बच्चे फिर ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो दर्दनाक हो। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर इज़ नथिंग लाइक अ परफेक्ट पेरेंट। और अगर ये बच्चा, हमने तो चूज़ नहीं किया है बच्चा, ये अपने आप सृष्टि ने कौन सी कोख में कौन सा बच्चा जाएगा, ये हमारे हाथ के बाहर है। तो इसका ये मतलब है कि ये तो प्री डेस्टिन्ड है। तो जो बच्चा हमारी लाइफ में, हम वो हमारे लिए और हम उनके लिए, और वो रिलेशनशिप को प्यारदायक जोड़ के रखना हमारे हाथ में। सो कोई परफेक्ट पेरेंट नहीं है, कभी हमसे गलती हो सकती है, कभी कोई चीज़ सही हो सकती है। तो लेकिन अगर हम इस इंटेंशन से, इसमें एक रहे कि मैंने अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बना के रखना है, करेक्ट भी करना है तो पहले कनेक्शन बनाइए। कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ हो, बच्चे को ये महसूस कराना दैट आई लव यू, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू मैटर, आई एम विद यू। अगर आप ये चीज़ें याद रखेंगे तो उससे आपकी सारी एक्शंस उस तरीके से अपने आप रास्ता बनता जाएगा। तो परफेक्शन के लिए मत एम करिए, आपने अपने बच्चे को नोटिस करिए, हर एक का अलग तरीका होता है, और वो बच्चे को अपनी भी हीलिंग करिए, अपना भी ख्याल रखिए। देखिए, अगर हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं तो हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते। हमें क्या मैसेजेस मिले हुए हैं कि माँ वो होती है या पिताजी वो होते हैं जो सारे बलिदान दें, सब अपने बच्चों के लिए करें। लेकिन अगर हम ही दुखी होंगे तो हम बच्चों को क्या खुश करेंगे? तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपने में करिए, या एक्सरसाइज हो, या जाके किसी को मिलना हो, या मॉर्निंग वॉक पे जाइए, या एक बैठ के बस रोज अपना 10 मिनट कप कॉफी पीजिए। जो भी है, जो आपको मदद करे एक खुश पेरेंट रहने के लिए, अपने आप को खुश रखिए। फिर आप अपने आप देखेंगे कि आपके जो रिएक्शंस है वो रिस्पॉन्सेज होंगे, रिएक्शंस नहीं होंगे। तो देयर इज नो परफेक्ट पेरेंट, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड हमेशा कड़ी जोड़ के रखें। टूटने में तो बहुत आसान। और पेरेंटिंग मैटर्स के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी टीम जो है वो सर्टिफाइड पेरेंट एजुकेटर्स और इनर चाइल्ड प्रैक्टिशनर्स की है। तो हम 20 साल से, हमारा यही कोशिश है कि कोई भी माँ बाप अकेला महसूस ना करें, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चों को बड़ा करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपको कभी भी मदद की ज़रूरत हो, आप हमारी वेबसाइट पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। वी आर ऑलवेज देयर। चाहे आपको वन ऑन वन करना है, या हमारा कोर्स या वर्कशॉप ज्वाइन करनी है, या हमारा इंस्टाग्राम @parenting matters India ज्वाइन करें, तो उससे आपको जो भी मदद की ज़रूरत होगी, और जो भी एज, एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स, जैसे आपने पता चला कि प्रेगनेंसी शुरू हुई है, तब से लेकर टीनेजहुड, अडल्टहुड तक हम पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। तो और हमारा यही कोशिश है कि घर में झगड़े कम हो, प्यार बढ़े, घर में तू मैं कम हो, और खुशी का माहौल, हंसी मजाक, और खिलखिलाकर, जैसे सब मिलकर रहे। तो यही हमारा थैंक यू सो मच। थैंक यू।